अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं हरमीत सिंह स्पीक। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे याहिया अल सिनवार के खून के बदले का ऑपरेशन, इस्राएली इबादतगाह पर शर्मनाक हमला, शमी बागियों की तीसरी बड़ी जीत, जर्मनी जासूसी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है। आप सबका शुक्रिया सुनने के लिए, आप टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं। बहुत बड़ी बात है कि आजकल के इस मुश्किल दौर में, यानी जहां पर आप इतने मसरूफ़ हैं, लेकिन आप वक्त निकालते हैं हमें सुनने के लिए। और ज़रूरी होता है जब भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जब भी आपने कहीं बैठना होता है, तो आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, आप बात कर सकते हैं। आप में और दूसरों की गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का इसलिए फ़र्क होता है कि आपको ग्राउंड की रियलिटी पता होती है। और हमारी कोशिश होती है कि हम जज्बातों के भंवर में नहीं, बल्कि वो रियलिटी आपके सामने लाए जो बहुत सारे चैनल कम ले आते हैं। रिसर्च बेस्ड हमारी कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाएं जो इस वक्त हमारे टेलीविजन की स्क्रीन या बहुत सारे सहाफ़ी आप तक नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज जुमे का दिन है, 6 दिसंबर 2024 है, और ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न के इलाके रेपोनलिया में उद्स इसराइली इबादतगाह पर आतिशगी का अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमला हुआ है। सुबह 4:10 एक इबादत गुजार ने देखा कि नकाबपोश अफराद इमारत के अंदर काबिल इश्तिआल मादा डालकर आग लगा रहे थे। इस हमले से इबादतगाह को शदीद नुकसान हुआ और सुबह की इबादत के लिए जमा होने वाले अफराद को इमारत से निकलना पड़ा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 60 फायर फाइटर्स और 17 फायर ट्रकों ने मौके पर पहुंचकर आग को 1 घंटे के अंदर काबू में कर लिया। इस वाक़े की आलमी सतह पर जो है मजम्मत की जा रही। इबादतगाह किसी भी मज़हब की हो, इस तरह बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। हर इंसान का अपने के ईमान होता है, उसके ईमान के मुताबिक उसको दर्स दिया गया होता है कि आपने कैसे जो है दूसरों की इबादत की, दूसरों की अक़ीदत व एहतराम, आपको एहतराम जो उस पर आप पर लाजिम है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में ये जो कुछ हुआ, इसका नुकसान होगा, अल्लाह ना करे कि उसमें कोई मुसलमानों का हाथ हो, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी मसाइल मुसलमानों के लिए बन सकते हैं। क्योंकि मैं बाहर थोड़ा बहुत रहा हूँ तो उधर एक चीज़ होती है कि जब एक शख्स एक शरपसंद की वजह से इस किस्म की हरकतें होती हैं तो फिर वो तमाम तर लोगों के लिए मसाइल बहुत होते हैं। और इस सारी सिचुएशन में अगर हमने देखा है तो ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट पर बाइकआउट रहा, इसराइल के ख़िलाफ़ कई एहतजाज में लोग शरीक हुए, पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ से नुकसान होता है। बेशक इसराइल जो कर रहा है वो गुनाह सबको दिख रहा है, लेकिन अगर इस किस्म की किसी भी इबादतगाह पर हमला होता है तो उसको हम मजम्मत करते, कंडेम करते, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कलीसा हो या चर्च हो। बहरहाल ये ख़बर ऑस्ट्रेलिया से थी तो हमने कहा इसको लाजमी शामिल कर लेते हैं। लिबनान के अलमयादी न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक अल-कसाम ब्रिगेड ने ऐलान किया कि उनके जंगजुओं ने गजा शहर के जनूब में तिल हवा के इलाके में अल-फलाह मस्जिद के करीब 50 इसराइली फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक इसराइली इन्फेंट्री फोर्स को एंटी पर्सनल धमाका खेज़ मवाद के साथ निशाना बनाया है। अल-कसाम ब्रिगेड के अस्करी मीडिया ने सोमवार के खून के बदले खून की फतह ऑपरेशन की तीसरी घात की फुटेज जारी की है, जो जनूबी गजा की पट्टी में रिफा शहर के मशरक में अल जामिया स्ट्रीट के करीब अल जनीनिया महल्ले में अंजाम दी पाई है। वीडियोज़ में जंगजू को एक इसराइली D9 मिलिट्री बुलडोजर को अल यासीन 105 से निशाना बनाया गया, जिसमें 2 इसराइली पर्सनल कैरियर को इस किस्म के 2 शेल से निशाना बनाते हुए दिखाया गया। अल-कसाम ने फुटेज में एक मरकावा टैंक को तबाह किया है एक अल यासीन 105 से। मनाजिर में वो इमारत भी दिखाई गई है जिसमें जो काबिज फौज के कई अहलकार छुपे हुए थे वो निशाना बने हैं। यानी जारी बात है, जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो में पहले मिसाइल से निशाना बनाया जाता है, वहाँ उस जगह में इमारत में आग भड़क उठ जाती है, और जब आग भड़क उठती है तो फिर हर तरफ आग ही आग है, तो फिर इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसराइली मीडिया ने इस पर अभी बात नहीं की है। जब उनका मौक़िफ़ आएगा तो वो तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी आपके सामने रखेंगे। अल-कसाम ने वाज़ह किया कि ये घात इसराइली तोपखाने और फ़िज़ाई बमबारी की शिद्दत के बावजूद अंजाम दी गई है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC ने खबरदार किया है कि गजा में शदीद सर्द मौसम ने हालात को मज़ीद सख्त कर दिया है।
जहां जबरी बेघर होने वाले खानदान गर्म कपड़ों कंबलों के बगैर अर्जी पनाह गाहों में जिंदगी जो है गुजारने पर मजबूर हैं कि जदोजहद कर रहे हैं। अल जजीरा के नुमाइंदे ने बताया कि गजा में इसराइली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं और कमाल इदवान अस्पताल के मरीज और अमला मुतादिद इसराइली हमलों के बाद खून में लथपथ हो गए हैं, जो जानबूझकर और मुआसरे में लिए गए तिबी मरकज को निशाना बना कर गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बंद जबील के करीब एक इसराइली हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। हालांकि हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी इसराइली अफवाज के साथ मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के बावजूद बरकरार है। गजा में इसराइली नस्लकुशी के नतीजे में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कम अज़ कम 44,580 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 1,05,739 जख्मी हो चुके हैं। इसी दिन हमास की क़यादत में हमलों के दौरान इसराइल में कम अज़ कम 1,139 अफराद शहीद हुए और 200 से ज़्यादा अफराद को कैद कर लिया गया है। लेबनान में गजा पर जंग के आगाज़ से इसराइली हमलों में कम से कम 4,047 अफराद शहीद और 16,638 जख्मी हुए हैं। शाम के बागियों की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुठभेड़ बड़ी तेज़ी से जारी है। शाम के बागियों की अफवाज ने शाम के वस्ती शहर हामा पर कब्जा कर लिया है। हद के बाद ये दूसरा अहम शहर है जो 8 दिन बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि होने वाले एक तेज़ हमले के बाद बागियों की ताज़ा तरीन कामयाबी है और सदर बशार अल असद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। शामी फ़ौज के मुताबिक बागियों की अफवाज जुमेरात को शदीद लड़ाई के बाद हमा में दाखिल हुई, जिसके नतीजे में उसके यूनिटों को शहर से पीछे हटना पड़ा है। रूस यूक्रेन जंग की बात अगर की जाए तो इस वक्त बाल्टिक समंदर में एक रूसी जहाज़ के अमले ने एक जर्मन फौजी हेलीकॉप्टर पर सिग्नल गोलाबारी फायर किया जो एक जासूसी मिशन पर था। जर्मन वजीर खारजा एनालेना बैरक ने कहा कि बाल्टिक समंदर में अक्सर ऐसे जहाज पाए जाते हैं जो यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में आयद पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हैं। शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान एक जामिया स्ट्रेटेजिक शराकदारी के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया, जैसा कि प्यांगयांग की रियासत ने खबर रसा एजेंसी है CNN ने इतला दी है कि मुआहदा ऐसे वक्त में बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है जब अमेरिका और जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद के लिए 10,000 से ज़ायद फौजी भेजे हैं। दूसरे ने आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सिचुएशन है, थोड़ी सी पाकिस्तान की बात करते हैं और तो रात जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि कल जो कमांडर इन्फॉर्मेशन मीटिंग हुई इसमें बड़े सख्त किस्म के फैसले हुए हैं और सख्त किस्म की बातें हुई। एक तरफ तो साफ़ियों के ख़िलाफ़, फिर दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि नून लीग से भी कुछ नाराज़गियाँ की गई हैं कि भाई सब ये जो कुछ हो रहा है आप उस तरह फ़ौज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नाकाम नज़र आते हैं और उसी तरह आप काम नहीं करें। तो फिर आपने देखा एक झलक बिलावल भुट्टो की भी दिखाई कि हमारे पास ऑप्शन तो होते रहते हैं। सो ऑप्शन बिलावल भुट्टो तो कहते हैं भाई सर आप बिल्कुल रेडी हो, मैं तैयार हूँ, आप जब हुक्म करें मैं शेरवानी पहनने को तैयार हूँ। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, दूसरी तरफ ये खबरें हैं कि तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद पर इस्लामाबाद में FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के हवाले से खबरें आ रही है, जिसमें ज़्यादातर साफ़ी हैं जिन्होंने डी चौक को कोट किया, डी चौक पर ट्वीट की, डी चौक के हालात हाज़रा से लोगों को बाखबर रखा। आपको पता है कि हुकूमत अब क्या चाह रही है, कि हुकूमत यही चाह रही है कि जो साफ़ी यानी उनके खिलाफ बोलता है, जुल्म ज़्यादती दिखाता है, तो फिर उसको उस पर क्रैक डाउन किया जाए। नए नए कानून, सख्त किस्म के कानून बनाने के हवाले से जो है कोशिशें की जा रही कि साफ़ियों की ज़ुबानबंदी की जाए। अदालतों में आपको पता है कि डी चौक में जिस तरह गोलियाँ चलाई गई, अदालतें खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हत्ता कि वो नौजवान, वो 37 नौजवान जिसके घर वालों ने कल FIR दर्ज कराने की कोशिश की, वो FIR जो है उसको भी दर्ज नहीं कराया गया। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें कि ये तो आम लोग हैं, लेकिन इस वक्त एक शख्स जो MNA है यानी अजीमुद्दीन लखवी, उसको 10 रोज़ ये कौमी असम्बली के रुकन है तहरीक इंसाफ के, इसके बाद ये गायब हुए, 10 दिन बाद इनको रिहा किया गया। लेकिन इनकी तस्वीरों को अगर आप देखें, इनको टॉर्चर किया गया, मारा गया है, इनकी आंखें ग्रीन बिल्कुल वो लाल सिलाल हो गई हैं क्योंकि इतने ज़्यादा ज़ख्म इनको हो गए। वाज़े तौर पर चोटें आप देख सकते हैं इनके स्क्रीन पे, तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको।
تو ایک MNA کی یہ سچویشن ہے تو ایک عام آدمی، عام شہری، ایک عام صحافی جو ہے اس کی کیا اوقات ہوگی. دوسری جانب عمران خان نے جیل سے بڑا واضح پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاست دہشت گردی کے نتیجے میں نہتے سیاسی کارکن پہ گولیاں برسائی گئی ہیں اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکنان کو لاپتہ کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کریں. اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. میں 2 نکات پر 5 رکنی مذاکرات کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں. انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام. ہماری مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی. اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. اس تحریک کے نتائج ذمہ داری حکومت پر ہوگی. سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر ریمیٹنس کے محدود کریں اور بائیکاٹ مہم چلائیں. اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اسے آگے لے کے جائیں گے، یعنی مرحلہ وار یہ تحریک ہوگی. اب ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو IMF کے جو شرائط تھے ابھی تک وہ ہم پورے نہیں کیے گئے، اور اگر ہم اوورسیز پاکستانی کی بات کریں تو عمران خان کی بات سنتے بھی ہیں. اگر یہ ریمیٹنس بند ہو جاتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، یقیناً صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ.